जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जिसे अपनी कुंडली में देख के ज्यादातर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं राजयोग की। किसी की भी कुंडली में अगर पता चले कि राजयोग है तो वो इंसान सोचता है कि अब तो जिंदगी में पैसा ही पैसा होगा, मजे ही मजे होंगे। राजयोग अगर आपकी कुंडली में हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं आपकी लाइफ में। लेकिन राजयोग को थोड़ा समझना जरूरी है। राजयोग मतलब राजा के जैसा जीवन मिलेगा आपको। राजा के लिए सुख सुविधाएं होती हैं, पैसा होता है, आराम होता है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारियां भी होती हैं। राजयोग सिर्फ पैसे का ही नहीं होता कि आपकी जिंदगी में राजयोग है अगर कुंडली में तो सिर्फ पैसा ही पैसा मिल जाएगा, बहुत सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी आपकी जिंदगी में। अगर आपके ऐसे कुछ लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त हो गए, जरूरत पड़ने पर लोग आके खड़े हो जाते हैं, मदद करते हैं, ये भी एक तरीके का राजयोग है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में अकेले लड़ना पड़ता है, जिनकी मदद करने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं आता, कोई दोस्त नहीं आते। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप हाथ पैर से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, दौड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ये भी एक तरीके का राजयोग है। लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन उन्हें डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया हुआ है, नमकीन खाने को मना किया हुआ है, उबला हुआ खाना खा रहे हैं। क्या फायदा इतने पैसों का? तो अगर आपके पास ऐसा स्वास्थ्य है कि आप अच्छे से मेहनत कर पा रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं, ये भी एक तरीके का राजयोग होता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई राजयोग है तो पैसा कैसे मिलेगा वो बताइए। तो राजयोग बहुत टाइप के होते हैं। गज केसरी राजयोग होता है, मालव्य राजयोग होता है, धन योग होता है। उन्हीं में से एक राजयोग है नीच भंग राजयोग। आज के इस एपिसोड में हम इसी नीच भंग राजयोग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैं अपने हर एक वीडियो में कुंडली के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं ताकि अगर कोई पहली बार एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख रहा हो उसे भी चीजें समझ में आ सके। तो आपकी कुंडली जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अभी इस कुंडली में जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये हाउस के नंबर्स हैं। जहां नंबर 1 लिखा है वो पहला हाउस है, जहां 4 लिखा है वो 4th हाउस है, 10 लिखा है 10th हाउस है। ये हाउस कभी नहीं बदलते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सबकी कुंडली में जहां 1 लिखा है 1st हाउस वही रहेगा, जहां 4 लिखा है 4th हाउस वही रहेगा, जहां 10 लिखा है 10th हाउस वही रहेगा। लेकिन आप कहेंगे कि आपकी कुंडली में तो यहां पे कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं। एक्चुअली में वो हाउस नंबर नहीं होते, वो राशियों के नंबर होते हैं। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका यह मानना था कि हाउस तो फिक्स है ना, यूनिवर्सली फर्स्ट हाउस ही रहेगा, तो उस नंबर को वहां लिखने की क्या जरूरत है। अब जैसे आप किसी घर में रहते हैं, आपसे पहले हो सकता है वहां कोई और रहता हो, आप उसे बेचे तो उसका मालिक कोई और हो जाएगा, लेकिन हाउस तो वही रहेगा ना। इसी तरीके से हाउस अपनी जगह फिक्स रहते हैं। तो किसी भी कुंडली में जो आप नंबर्स लिखे हुए देखते हैं वो होते हैं राशियों के नंबर। राशियां भी फिक्स होती हैं। 1 नंबर पे मेष राशि ही रहेगी, 2 नंबर पे वृष राशि ही रहेगी, 3 पे मिथुन ही रहेगी। इसी तरीके से 12 राशियों का सीक्वेंस होता है। यह सीक्वेंस भी कभी नहीं बदलता। इसी वजह से कुंडली में राशियों के सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। तो जो नंबर्स आप अपनी कुंडली में लिखे हुए देख रहे हो वो हाउस नंबर्स नहीं है, वो राशियों के नंबर हैं। हर एक राशि का एक लॉर्ड भी होता है जिसे उस हाउस का लॉर्ड कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए पहले घर में 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब पहले हाउस में कर्क राशि बैठी है और इसके मालिक होते हैं चंद्रमा, तो यह कहा जाएगा कि 1st हाउस के मालिक चंद्रमा है, हाउस लॉर्ड। अब अगर बात नीच भंग राजयोग की कर रहा हूं तो मुझे आपको यह भी बताना पड़ेगा कि उच्च और नीच क्या होता है, एग्जॉशन और डेबिलिएशन क्या होता है। अब जो भी ये राशियां हैं इनके बेसिकली जैसा मैंने बताया लॉर्ड्स होते हैं। जो 7 सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन्हें ही राशियां दी गई हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, तो छाया तो किसी घर में रहती नहीं है, तो जो फिजिकल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनको ही राशियों का आधिपत्य दिया गया है। जो ये 7 राशियां हैं ये कुछ राशियों में एग्जॉल्टेड होती हैं, उच्च की मानी जाती हैं, जिन्हें अपवर्ड्स एरो से दिखाया जाता है ज्यादातर कुंडलियों में, और वही ग्रह कुछ राशियों में नीच के माने जाते हैं, जिन्हें डाउनवर्ड एरो से दिखाया जाता है ज्यादातर कुंडलियों में। उच्च और नीच, एक्सॉल्शन और डेबिलिएशन का अगर मतलब समझाऊं तो आप इस तरीके से समझो कि आप अगर किसी दोस्त के घर गए हो, आपके 4-5 दोस्त हैं वहां पे, और वहां पे आपसे कोई लड़ने आ जाता है, तो आप किसी से डरोगे नहीं, आप सामने वाले को कूट दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर बहुत ज्यादा है। उस जगह पे, उस हाउस में, उस घर में आप अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे हो।
इसी तरीके से जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में आके बैठता है तो वहां वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, अपने रिजल्ट्स सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से देता है। वहीं पे अगर वो नीच की राशि में बैठा हुआ है तो वो इस तरीके से होता है जैसे आप अपने किसी दुश्मन के घर में बैठे हो या किसी अनजान इंसान के घर में बैठे हो, वहां पे अगर दो चार लोग लड़ने आ जाएं तो वहां पे आप शायद लड़ाई इनिशिएट ना करना चाहो या उस चीज को टालना चाहो, क्योंकि वहां पे आप अपने आप को उतना ताकतवर महसूस नहीं करोगे। आप वही हो लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने आप को ताकतवर या कमजोर महसूस करते हो। बस यही ग्रहों के साथ होता है। जो उनकी उच्च राशि होती है फिक्स है, हर एक ग्रह की अपनी अपनी उच्च राशि फिक्स है, अपनी अपनी नीच राशि फिक्स है। अगर वो उस राशि में बैठे होंगे तो उच्च के कहे जाएंगे, अपनी नीच की राशि में बैठे होंगे तो नीच के कहे जाएंगे। उसी के हिसाब से वो पावरफुल या वीक माने जाते हैं। अब कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च या नीच का होता है पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद एक चार्ट भी दिखा दूंगा, आप चाहो तो बाद में रेफरेंस के लिए उसे अपने पास रख सकते हो। अब एक एग्जांपल कुंडली ले लेते हैं। इसमें मान के चल रहे हैं हम कि फर्स्ट हाउस में पहली ही राशि बैठी है। ये बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहा हूं, बाद में आप इसे अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हो। अब जो नंबर्स यहां पे लिखे हुए हैं ये हाउस के नंबर तो है ही, यही राशि भी मान लीजिए कि पहले हाउस में पहली राशि बैठी है, दूसरे हाउस में दूसरी, तीसरे में तीसरी, और इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 12 की 12 राशियां बैठी हुई हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य आके बैठ जाएं तो यह कहा जाएगा कि सूर्य उच्च के हैं। पहली राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है, इसमें बैठ के सूर्य पावरफुल हो जाते हैं। वहीं अगर फर्स्ट नंबर राशि में शनि आके बैठ जाएं तो इन्हें नीच का माना जाता है, डेबिलिएटेड माना जाता है। वहीं 2 नंबर राशि में अगर चंद्रमा आके बैठ जाएं तो यहां पे इन्हें उच्च का माना जाता है। मैं क्लियर कर दूं कि मैंने सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये हाउस नंबर्स में ही सेम राशियां लिखी हुई हैं। आप 2 नंबर का मतलब 2 नंबर की राशि समझना, वृष राशि, सेकंड हाउस नहीं। ये 2 नंबर आपकी कुंडली में कहीं पे भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर 2 नंबर लिखा है और उसी हाउस में मून बैठे हैं तो मून को एक्सॉल्टेड माना जाएगा, उच्च का माना जाएगा। बात करें 4 नंबर राशि की तो यहां पे जुपिटर उच्च के माने जाते हैं, लेकिन इसी 4 नंबर राशि में अगर मार्स आके बैठ जाए, मंगल आके बैठ जाए तो वो नीच के माने जाते हैं। बात की जाए 6 नंबर राशि की तो यहां पे बुध उच्च के माने जाते हैं और शुक्र नीच के। अगला हाउस है 7th हाउस, यहां पे सूर्य नीच के हो जाते हैं और शनि उच्च के हो जाते हैं। अगली आती है 8 नंबर राशि, यहां पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। 10वीं राशि में जुपिटर नीच के हो जाते हैं और मंगल उच्च के। लास्ट है 12 नंबर राशि, जहां मरकरी नीच के हो जाते हैं और शुक्र उच्च के। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो भी ग्रह किसी एक राशि में उच्च का होता है उसके ठीक सामने वाली मतलब 7 राशि आगे अगर आप चले जाओगे तो वहां पे वो नीच का होता है। जैसे सन फर्स्ट हाउस में उच्च का है, 7th हाउस में नीच का है। चंद्रमा 2nd हाउस में उच्च का है, 8th हाउस में नीच का है। गुरु 4th हाउस में उच्च के हैं, 10th हाउस में नीच के हैं, और इसी तरीके से बाकी के सारे ग्रह। आप इसे एक चार्ट में भी देख सकते हो कि किस तरीके से इन्हें दिखाया गया है। राहु केतु की अगर बात करें तो राहु मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं और धनु राशि में नीच के, मतलब 3 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं और 9 नंबर राशि में नीच के। इसी का उल्टा हो गया केतु, जो 9 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं और 3 नंबर राशि में नीच के। अब मैं एक और बार यहां पे क्लियर कर दूं, दोहरा दूं कि जो यहां पे दिखाया गया है उच्च और नीच, ये राशियों में दिखाया गया है, हाउस में नहीं। अगर सूर्य 7th हाउस में बैठे हैं लेकिन 1 नंबर राशि में बैठे हैं तो 7th हाउस में भी उन्हें उच्च का ही माना जाएगा। हमें हाउस नहीं देखना, हमें राशि देखनी है। 1 नंबर राशि है, सूर्य बैठे हैं, चाहे किसी भी हाउस में हो उच्च के ही होंगे। अब आपको यह तो समझ में आ गया कि प्लैनेट्स उच्च के कब हो रहे हैं, नीच के कहां हो रहे हैं, किस राशि में हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्लैनेट नीच का है तो होता क्या है और नीच भंग का मतलब क्या है, यह समझना भी जरूरी है। तो बेसिकली हर एक ग्रह का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर वो नीच के हो जाते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है आपको एक एक करके बता देता हूं। शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा अगर 8 नंबर राशि में बैठा हो तो उसे नीच का कहा जाता है। अब जो 8 नंबर है, 8वीं राशि है, ये सीक्रेसी की मानी जाती है, ठीक है ना। जो चंद्रमा है ये चंचलता का प्रतीक है, ये मन का प्रतीक है, भावनाओं का प्रतीक है। तो अगर आप ऐसे इंसान को कोई भी सीक्रेट बताते हो तो वो बहुत जल्दी उसको सामने वाले को बता देता है। ये अपने पेट में कोई बात रख नहीं पाता, क्योंकि सीक्रेसी वाली राशि में
चंद्रमा आके बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान के मन में कोई राज टिक नहीं पाता। ऑल्दो क्योंकि 1 नंबर राशि को कष्ट का भी कारक माना जाता है, उसमें बैठा हुआ चंद्रमा आपको मानसिक पीड़ाएं दे देता है। आपका मन स्थिर नहीं रह सकता, आप सुस्त रहते हो, आपके दिमाग में विचारों की आंधियां चलती रहती हैं, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हो। वहीं पे अगर चंद्रमा को नीच भंग राजयोग मिल जाए तो ऐसे में इंसान मन का बहुत पक्का हो जाता है, दृढ़ निश्चयी इंसान हो जाता है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में जो भी एम बनाता है, जिस किसी के ऊपर भी भावनात्मक तौर पे अटैच हो जाता है, वहां पे बिल्कुल फर्म रहता है। अब वो आपके सीक्रेट्स तो कीप कर ही लेगा, इसके अलावा बहुत ही अच्छा इमोशनल सपोर्ट भी बन सकता है। मतलब नीच का होने पे उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी, नीच भंग होने पे वो दूसरों के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। बात करें शुक्र की, अगर शुक्र अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में शुक्र जो होते हैं ये विलासिता का प्रतीक है, ये ऐशो आराम का प्रतीक है, ये रोमांस का, प्यार का प्रतीक है। इन्हीं सब चीजों में कमी होने लग जाती है। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करके भी लग्जरी नहीं प्राप्त कर पाते, आपकी लाइफ में प्यार नहीं होता, आपकी लाइफ में इसकी कमी हो जाती है। आपकी जिंदगी में बहुत मेहनत करने के बाद में भी आपको वो डिजायर्ड लग्जरीज नहीं मिल पाती जो आप अपनी जिंदगी में चाह रहे थे। वहीं अगर शुक्र का नीच भंग हो जाए तो वही चीज उल्टी हो जाती है। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं आपको अपनी लाइफ में मिलती हैं, हर तरीके का जो विलासिता का सामान है वो आपको अपनी लाइफ में मिलता है। बात करें अगले प्लैनेट की, मार्स की। मार्स को 4 नंबर राशि में माना जाता है नीच का। अब मार्स जो है ये सेनापति है, इसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, मार धाड़ वाली चीजें इसको पसंद है। 4 नंबर राशि तो सौम्य राशि है, चंद्रमा इसके मालिक है, तो किसी भी योद्धा के अंदर सौम्यता शोभा नहीं देती। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे हैं और आपके मन में बहुत सारी भावनाएं आ जाएं सामने वाले के लिए कि इसको मैं कैसे मार दूं, इसकी जान मैं कैसे ले लूं। गीता में जैसे हुआ था, अर्जुन खड़े हुए थे कौरवों के सामने और मार नहीं पा रहे थे, क्यों? भावनाओं की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ इंसान जो होता है उसके अंदर कुछ भी करने का करेज नहीं रह जाता, वो भावनाओं में बंधा रह जाता है, वो अपना पुरुषार्थ नहीं कर पाता, वो चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। वहीं अगर ये चीज नीच भंग में चली जाए तो इंसान किसी भी चीज को करने से पीछे नहीं हटता, वो हर एक चीज में पूरे जोश के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में उनको करने पे उतर आता है। अगर आपकी लाइफ में आप इस तरीके का व्यवहार रखते हो, भावनाएं रखते हो कि कोई एक काम आपने हाथ में लिया तो अब मैं उसे पूरा करके ही हटूंगा, तो आपको सफल होने से कोई रोक सकता है? बस यही करता है मंगल का नीच भंग राजयोग। ये आपको एक ऐसा डिटर्मिनेशन देता है, ऐसा बल दे देता है आपके अंदर कि आप किसी भी चीज को बहुत ही फॉर्मली कर पाते हो, और इसी तरीके से इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसके अंदर दृढ़ निश्चय वाली बात आ जाती है। बात करें सूर्य की, तो सूर्य पिता का कारक होता है, सरकार का कारक होता है। जिसका भी सूर्य 7th राशि में आके बैठ जाए, नीच का हो जाए, ऐसा इंसान लीडरशिप नहीं कर पाता। इसको सरकार का सहयोग नहीं मिलता, अपने से ऊपर वाले लोगों का सहयोग नहीं मिलता, जो भी इसके सुपीरियर्स होते हैं, और खुद ये किसी पावरफुल पोजीशन में आ नहीं पाता। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी लोग इसकी बात नहीं मानते, सुनते नहीं है, ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ नहीं पाता। कुछ लोगों को देखा होगा आपने अपने ऑफिस में भी या कई जगहों पे, जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा। सारा काम वो कर रहे हैं लेकिन कोई और इंसान उनका फायदा उठा के ले जा रहा है, वो उस चीज का फायदा ही नहीं ले पा रहे क्योंकि उन्हें वो प्रमोशन डिजायर नहीं मिल पा रहा, उन्हें वो ताकत, वो सत्ता मिल ही नहीं पा रही। वहीं अगर नीच भंग हो जाए सूर्य का, तो जो इंसान है वो अपना डिजायर्ड रिस्पेक्ट छीन के ले लेता है। उसको जिंदगी में रिस्पेक्ट की, सपोर्ट की, पिता का सपोर्ट हो, सरकार का सपोर्ट हो, अपने से सुपीरियर्स का सपोर्ट हो, उसकी कमी नहीं रहती। वो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ही ज्यादा से ज्यादा सम्मान लाइफ में मिलता चला जाता है। यही तो एक चीज है, हर एक इंसान को सम्मान की ही तो भूख होती है। तो ये जो राजयोग होता है ये आपको अपनी लाइफ में सम्मान दिलाता है। अगला ग्रह आता है बुध। बुध ग्रह अगर नीच हो जाए, 12वीं राशि में बैठा हुआ हो, ऐसी कंडीशन में इंसान के अंदर नए नए आइडियाज नहीं आते, दिमाग नहीं चलता। इंसान के अंदर का जो इनोवेशन है, जो नई नई चीजें सोच पाने की क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। इंसान अपनी बातें सामने वाले को समझा ही नहीं पाता। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं इंसान के, वो एक तरीके से खत्म हो जाते हैं। नई चीजें सीखने में इंसान को दिक्कत होती है।
इंसान के अंदर हमेशा गंभीरता बनी रहती है, जो जॉयफुलनेस वाली चीजें होती हैं वो इंसान के अंदर खत्म हो जाती हैं। अगर बुध का नीच भंग हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में इंसान बहुत इनोवेटिव बन जाता है। नई नई चीजें करना, नई चीजें सीखना, खुश रहना, जॉयफुल रहना इंसान की आदत हो जाती है। अब ये भी तो एक राजयोग ही है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रह पा रहे हो, कोई भी चीज हो, आप नई चीजें सीखने में इंटरेस्टेड हो, कुछ नई नई चीज आपको दिख रही है, एक्साइट कर रही है। कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा, कोई भी नई से नई चीज मिल जाए, ठीक है क्या हो गया। वही कोई दूसरा इंसान होता है, वो कहता है अरे वाह नई चीज है, देखता हूं, करता हूं। तो जो ये खुशी है, जो ये एक्साइटमेंट है, ये भी तो एक राजयोग ही है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हो तो राजा ही तो हो। तो बुध का नीच भंग राजयोग आपकी जिंदगी में ये नए एक्सपीरियंसेस और खुशियां लेके आता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज अगर 1 नंबर राशि में बैठे हो तो नीच के माने जाते हैं। नीच के शनि इंसान का मेहनत में मन नहीं लगने देते। ऐसा इंसान कामचोर हो जाता है। ऐसे इंसान को मेहनत करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बार बार नौकरियां बदलता रहता है, बार बार बिजनेसेस बदलता रहता है, किसी भी चीज में मन लगा के काम नहीं कर पाता। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर कोई इंसान मेहनत नहीं कर रहा है, किसी भी जगह चीज के ऊपर स्ट्रगल नहीं कर पा रहा, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो अपनी लाइफ में क्या ही करेगा। वहीं अगर नीच भंग हो जाए शनि महाराज का, तो ऐसा इंसान बहुत मेहनती हो जाता है। किसी भी काम को अगर ये हाथ में लेगा तो उसके ऊपर पूरी मेहनत के साथ में काम करेगा, पूरा खत्म करके ही दम लेगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो मेहनती है, अपनी लाइफ में सारे काम पूरी मेहनत के साथ में कर रहा है, उसे सक्सेसफुल होने से कौन ही रोक सकता है। इसके बाद नंबर आता है जुपिटर का, यानी गुरु बृहस्पति का। 10 नंबर की राशि में गुरु बृहस्पति नीच के माने जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में गुरु नीच के हो जाएं तो ऐसा इंसान एक्सपेंशन करने से डरता है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रखता। ऐसे इंसान को कोई भी काम अगर ये कर रहा हो तो उसे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसा इंसान लालची किस्म का हो सकता है कि ऐसा इंसान ईमानदार ना रह सके। एक और खास बात करते हैं गुरु बृहस्पति, या तो इंसान को बिल्कुल ही कम धार्मिक बना देंगे कि बस भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, बस पूजा कर ही नहीं रहा, कुछ वैसा नाम ही नहीं ले रहा भगवान का, या तो हर समय भगवान का ही नाम ले रहा है। जरा सी भी चोट लग गई, हाय दैया भगवान बचा लो, कुछ भी हो गया भगवान बचा लो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। तो या तो एक्सट्रीमली रिलीजियस हो जाएगा, या फिर बिल्कुल भी हाथ ही जोड़ के काम चलाने वाला हो जाएगा। अगर यही नीच भंग राजयोग आ जाए गुरुदेव का, तो ये इंसान की लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग लेके आ जाते हैं। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में जैसे जैसे मेहनत करता जाता है, ग्रोथ मिलती जाती है इसको। ऐसे इंसान को लाइफ में एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ये अपनी लाइफ में चाहे कितने ही छोटे से शुरुआत करे, एक बहुत अच्छे और बड़े मुकाम तक पहुंचता ही है। डिवाइन हेल्प इसको लाइफ में जरूर मिलती है, एक्सपेंशन इसकी लाइफ में जरूर होता है, अपनी लाइफ में ये कुछ बड़ा जरूर करता है। इसके बाद बात करें राहु की, तो राहु 9 नंबर की राशि में डेबिलिएटेड माना जाता है, नीच का माना जाता है। राहु ट्रैवल का कारक माना जाता है, राहु नई अपॉर्चुनिटीज का कारक माना जाता है, राहु को पीड़ा का भी कारक माना जाता है। अगर राहु नीच के होके बैठ जाए कुंडली में, तो ये उस इंसान की जिंदगी में बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स कराते रहते हैं। बार बार उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो गया। सडन इवेंट्स उसकी लाइफ में होते रहते हैं, पीड़ाओं से भरा रहता है ऐसे इंसान का लाइफ। चाहे उसके पास सब कुछ हो, लेकिन वो इंसान दुखी ही रहेगा, किसी न किसी चीज से अटैच्ड रहेगा, और उस चीज से उसको उसकी लाइफ में दुख मिलता है। वहीं अगर नीच भंग राजयोग आ जाए राहु का, तो ऐसे में उस इंसान को लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लाता रहता है, लेकिन अच्छे के लिए। वहीं अगर बात की जाए केतु की, तो केतु 3 नंबर की राशि में नीच का माना जाता है। केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है। अगर वो नीच का हो जाता है तो ऐसा इंसान किसी से कोई लगाव रखता ही नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिन्हें किसी से कोई अटैचमेंट पसंद नहीं होते, अकेले रहना पसंद करते हैं, जिंदगी में रिश्ते बनाना ही उनको पसंद नहीं होता। ये होते हैं केतु नीच वाले इंसान के लक्षण। कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी में कोई साथी ही नहीं रखेगा, किसी को अपने साथ रखना ही पसंद नहीं करेगा, एकदम ही अकेला रहेगा, तो ऐसा इंसान कितने समय तक सर्वाइव करेगा। यही इन लोगों की लाइफ में भी होता है। वहीं अगर केतु का नीच राजयोग आ जाए, तो ऐसे में इंसान किसी भी तरीके की मुश्किलों से घबराता नहीं है। ऐसे इंसान की लाइफ में लोग मदद की जरूरत पड़ने पे जरूर आते हैं। ऐसे इंसान को लाइफ में डिवाइन हेल्प मिलती रहती है। उसको हमेशा इसके काम जो होते हैं किसी न किसी हेल्प से पूरे होते रहते हैं। अब मैंने आपको ग्रहों के बारे में बता दिया, उच्च कहां होते हैं, नीच कहां होते हैं, उच्च का होने से क्या होता है, नीच भंग होने से क्या होता है, लेकिन आखिर नीच भंग होता कैसे है, अब इस बारे में भी जान लेते हैं। अब नीच भंग राजयोग के कुछ नियम होते हैं।
जिस राशि में बैठ के कोई ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि के स्वामी मतलब उस हाउस के स्वामी अगर उस नीच ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल दें या उसके साथ आके बैठ जाएं, तो इसे नीच भंग राजयोग कहा जाता है। मान लीजिए चंद्रमा है, ये 8 नंबर राशि में नीच के माने जाते हैं और 8 नंबर राशि के मालिक होते हैं मंगल। इसे एक और वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, डिस्पोजिटर। जो ग्रह जिस राशि में बैठा होता है उसके मालिक उसके डिस्पोजिटर कहे जाते हैं। तो ऐसी कुंडली में चंद्रमा अगर मंगल की राशि में बैठा है तो मंगल चंद्रमा के डिस्पोजिटर हो गए। अब अगर मंगल चंद्रमा के साथ बैठ जाएं या चंद्रमा के सामने बैठ जाएं, किसी भी तरीके से चंद्रमा पे दृष्टि डाल दें, तो इसे चंद्रमा का नीच भंग कहा जाएगा। मतलब जिस किसी भी ग्रह की राशि में बैठ के कोई ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि के स्वामी अगर उस ग्रह पे दृष्टि डाल दें तो वो नीच भंग राजयोग बना देते हैं। यह तो हो गया पहला नियम। अब आता है दूसरा नियम। अब एक ऐसी राशि होती है जिसमें बैठ के ग्रह नीच का होता है, तो दूसरी एक राशि में बैठ के उच्च का भी होता है। अगर अपनी नीच की राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, नीच का हो रखा है, और जिस राशि में बैठ के वो उच्च का होता है, उसका मालिक अगर नीच के ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल दे तो भी नीच भंग राजयोग माना जाता है। चंद्रमा का ही एग्जांपल फिर से लेते हैं ताकि समझने में आसान रहे। चंद्रमा 8 नंबर राशि में बैठ के नीच का हो जाता है और 2 नंबर राशि में उच्च का रहता है। अब 2 नंबर राशि होती है शुक्र की, 2 नंबर राशि के मालिक होते हैं शुक्र। अगर शुक्र ग्रह चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल दें या चंद्रमा के साथ आकर बैठ जाएं तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो पहला नियम क्या था? जिस राशि में बैठ के ग्रह नीच का हो रहा है उसके मालिक उसके साथ बैठ जाएं या उस पर दृष्टि डाल दें। दूसरा नियम, जिस राशि में बैठ के ग्रह उच्च का होता है अगर वो उस ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल दें या साथ में आके बैठ जाएं तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। इसके बाद आता है तीसरा नियम। जिस राशि में बैठ के कोई भी ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि के स्वामी मतलब उस ग्रह का डिस्पोजिटर अगर केंद्र के हाउसेस में बैठ जाएं, केंद्र का हाउस मतलब पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन हाउसेस में अगर बैठ जाएं तो भी नीच भंग राजयोग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, गुरु बृहस्पति 10 नंबर की राशि में नीच के माने जाते हैं, मतलब शनि की राशि में। अब अगर शनि केंद्र के हाउसेस में आके बैठ जाएं, 1, 4, 7 या 10th हाउस में आके बैठ जाएं तो भी इसे नीच भंग राजयोग माना जाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है या नहीं। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया कि राजयोग कैसे होते हैं, क्या होता है नीच ग्रह, उच्च ग्रह, एग्जॉल्शन एंड डेविएशन क्या होता है और नीच भंग राजयोग होने से क्या होता है, कैसे इसका पता लगाते हैं। आगे भी मैं कुछ एपिसोड राजयोग के ऊपर बनाऊंगा। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।